हाँ, दरवाजा बंद कर दिया। निकल। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे होंगे। और अब आपका बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ चुका है। लगभग एक मंथ रह गया है। तो अब हम लोगों का ऑफलाइन की कोचिंग कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट का भी ऑफलाइन में भी हम लोग अपनी टीम के साथ थे। अब आज से पूरी टीम के साथ कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हम लोग उपस्थित होंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को, इस लिंक को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छे एक्सपीरियंस टीचर के साथ 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस जिनके पास टीचर के है वो इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं पूरी टीम के साथ। कक्षा 9 से कक्षा 10, 11 और 12 चारों क्लासेस चलेंगी ही। साथ साथ बीएससी की भी क्लासेज यहाँ पे संचालित की जाएंगी। तो आप जल्द ही आ जाइए क्लास 12th के फिजिक्स में। क्लास 12th के फिजिक्स में आपको अंसाल्व पेपर, अगर आप अंसाल्व खोलते होंगे आपको दिक्कत लगती होगी। क्वेश्चन जब क्वेश्चन लगाते होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में 2024 के सेट नंबर 1 अनसॉल्व का उसे हम लेकर आए हैं और इसे हम पूरी तरह से आपको सॉल्व कराएंगे। साथ ही साथ आपको लिखने का तरीका बोर्ड की कॉपी में कैसे होगा ये भी चीज़ें बताएंगे। और अब हम चलेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। जब हम पहला क्वेश्चन ये तैयार करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, जैसे सेट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है कि ई गतिज ऊर्जा के एक कण का द्विभ्रांगली तरंगदैर्घ्य आपको ज्ञात करना है। द्विभ्रांगली तरंगदैर्घ्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। पहले गतिज ऊर्जा जो दिया है, गतिज ऊर्जा जो दिया है, थोड़ा सा मोटा चल रहा है। गतिज ऊर्जा ई बराबर दिया है हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 2e/m आएगा बेटा। तो यहां से v की वैल्यू निकालेंगे √2e/m। यही वैल्यू हम द्विभ्रांगली तरंगदैर्घ्य में रखेंगे लैम्डा इक्वल टू h/mb। तो v की वैल्यू रखेंगे h/m बाहर ही रहेगा और v की वैल्यू 2e/m होगा। इसको हम और सॉल्व करेंगे बेटा। तो m जब रूट के अंदर जाएगा तो m स्क्वायर बनेगा, नीचे वाले से m स्क्वायर कैंसिल होगा, 2me आ जाएगा। ये थोड़ा सा स्मॉल लेटर में इसमें एडिट करने में प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन जब सही हो जाएगा तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में हम चलेंगे। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। यहाँ पे देखेंगे अनुगमन वेग जो होगा, ये अनुगमन वेग vd बराबर होगा, समानुपाते होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। एकांक वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग गतिशीलता कहलाता है। तो यहाँ पे अनुगमन वेग vd समानुपाते e होगा या vd/e बराबर गतिशीलता, गतिशीलता और गतिशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो अनुगमन वेग क्या होगा, बढ़ेगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो यहां पर आएगा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ कैसा होता है। प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ कैसा होता है। प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ जो होता है ये अतिपरवलयाकार होता है। अतिपरवलयाकार क्यों होता है, निश्चित बिंदु की ओर नियत बल लगेगा। नियत बल लगने के कारण पथ अतिपरवलयाकार होता है। नियत बल लगना चाहिए किसी निश्चित बिंदु की तरफ, तो उसका पथ कैसा होता है, अतिपरवलयाकार होता है। जब सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई गई थी तो यहाँ पे नाभिक था और ये ऐसे मुड़ जाते थे, तो ये वाला बल जो लगता था ये नियत बल लगता था, जिसकी वजह से इसका पथ कैसा है, अतिपरवलयाकार होता है। इसका पथ कैसा होता है, अतिपरवलयाकार होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे तो आएगा क्या, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किसमें होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जो ये फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी एफ की वैल्यू ये समानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य लैम्डा। ये क्या होता है, किसके समानुपाती होता है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, खुला हुआ स्कूल खुला है जी। तो यहां पर देखेंगे तरंगदैर्घ्य की अगर बात करें तो बैनी आह पिनाला होता है। बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला में अगर बात करें तो ये बैगनी रंग होता है और ये वाला लाल रंग होता है। तो तरंगदैर्घ्य की बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। किसका, लाल रंग का होता है। तो अगर तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है तो फोकस दूरी किसका होगा, लाल रंग का होगा। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है, लाल रंग का, तो फोकस दूरी भी क्या होगा, लाल रंग का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे तो ये आ जाएगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिती परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिती परिपथ में व्यय शक्ति निकालना है। तो कुछ याद आपको नहीं करना है। प्रत्यावर्ती धारा में जो अमीटर मेजरमेंट करता है वो क्या मेजरमेंट करता है, VRMS। तो यहाँ पे P की वैल्यू जो होगा, P की वैल्यू P इक्वल टू VRMS होता है, IRMS होता है, cos फाई होता है। आपको एक चीजें यहाँ याद रखना है बेटा, ये I होता है, ये VL होता है, ये VC होता है और ये धारितीय परिपथ है। धारितीय परिपथ ये क्या होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो शुद्ध धारितीय परिपथ में वोल्टेज धारा से π/2 पश्चगामी होता है। वोल्टेज धारा से π/2 पश्चगामी होता है। इसलिए फाई की वैल्यू 90 डिग्री। जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री तो P की वैल्यू आ जाएगा VRMS, IRMS,
cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 सही आप लगा देंगे टिक। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद का हमारा है दो बिंदु आवेशों को निश्चित दूरी पर रखने पर बीच का बल कितना लग रहा है, 80 न्यूटन। बीच का बल कितना, 80 न्यूटन। जब इसे माध्यम में रखा जाता है तो ये 8 न्यूटन का बल लगाता है। तो K का परावैद्युतांक निकालना है। परावैद्युतांक का जो सूत्र है, सीधा एक फार्मूला याद रखना, F नॉट अपान F। अगर इसी को बात करें एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट और C बाई C नॉट, तो आपको ये वाला फार्मूला रखना है। तो K बराबर, वायु अगर है माध्यम में तो यहाँ 80 न्यूटन का बल लगा, और जब माध्यम रखा गया 8 तो K की वैल्यू कितना आया, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का बल लगेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, अब आता है दूसरे खंड खा का क्वेश्चन है। खंड खा का क्वेश्चन क्या है, लेंस की फोकस दूरी में फोकस दूरी और लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करना है बेटा। अगर ये देखेंगे वायु में फोकस दूरी की बात करेंगे, लेंस मेकर सूत्र आप लगा दीजिएगा। लेंस मेकर सूत्र क्या लगाएंगे, 1/f, वायु के लिए एयर लिखा जाता है, और यहां पे Na ग्लास है कांच, -1, 1/r1 माइनस 1/r2। और यहां पर देखेंगे ये तो वायु के लिए बात हुआ। अगर द्रव में डुबोया जाएगा द्रव में डुबोने पर अब लाइट जो आएगी वो कहां से आएगी बेटा, पहले आएगी तो द्रव से, फिर लेंस में जाएगी। लेंस कांच का मतलब यहां पे LNG लिखा जाएगा, -1 लिखा जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ये आप क्या कर लीजिएगा, सेम ऐसे डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या चीजें मिलेंगी आपको, डिवाइड करने के बाद मिलेगा 1/FA अपान 1/FL बराबर ANG माइनस 1/LNG माइनस 1 मिलेगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, FL बाई FA बराबर, उल्टा कर नहीं सीधा है, ये ऊपर चला गया, ये इससे गुणा हो गया, LNG माइनस 1/ANG माइनस 1। अब इसको उल्टा करेंगे, FA बाई FL बराबर ANG माइनस 1/ALANG माइनस 1। ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा लेंस मेकर सूत्र लगा है। लेंस मेकर सूत्र में 1/f इक्वल टू ANG n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 ये होता है। जब द्रव में डुबो देंगे तो ये फार्मूला n की अपवर्तनांक बदल जाएगा, फिर आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलेंगे, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव। बेटा आयनन विभव की अगर बात करें, आयनन विभव, आयनन विभव किसे कहते हैं, परिभाषा भी पूछा जा सकता है। आयनन विभव जो होता है किसी विलगित निकाय से
इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाता है। तो यहां पे आयनन ऊर्जा में क्या होता है, En का एक फार्मूला पढ़े हैं आप, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n जो भी है। तो यहां पर तो आ जाएगा ये E की वैल्यू आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये -13.6 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यही इसका क्या होता है, आयनन विभव। ये मूल ऊर्जा स्तर का मतलब n की वैल्यू आप 1 करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु है तो Z की वैल्यू 1 करेंगे, तो उसमें रखेंगे तो E की वैल्यू क्या आ जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगा ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चलेंगे, विद्युत चालकता की परिभाषा देना है, उसका बीमीय सूत्र लिखना है। विद्युत ऊर्जा की परिभाषा और उसका बीमीय सूत्र। तो विद्युत ऊर्जा की जो परिभाषा होती है वो क्या होता है, यहां पर देखिए बच्चों, विद्युत ऊर्जा जो होता है, विद्युत चालकता ये होता है 1/, विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, 1/r होता है। इसका अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, इसका प्रति ओम होता है। इसी को हम कहते हैं मो। ठीक। अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा तो आसानी से निकाला जा सकता है, 1/r। r का मतलब ओम के नियम में V/I होता है। I को ऊपर लेके चले जाना तो क्या मिलेगा, I/V। V के स्थान पे W/Q लिखा जा सकता है, Q को भी ऊपर ले लो, I × Q/W। अब यहाँ पे हमें सबकी बीमा पता है। अगर सबकी बीमा पता है तो यहाँ पे I की बीमा क्या होगा, सबकी बीमा अगर पता है तो I की बीमा क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे G की वैल्यू आया क्या, IQ/W। I क्या बीमा होगा, A होता है एम्पियर, Q आवेश है तो AT होता है, और W का क्या होता है, mL2T-2 होता है बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m-1 ऊपर ले गए, L को भी ऊपर जब ले जाएंगे L-2 हो जाएगा, T को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, और क्या बचा, 1 हो जाएगा, A2। इसकी बीमा आ गया। चालकता क्या होती है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और इसकी बीमा निकालने के लिए आया था तो इसकी बीमा निकल गया। नेक्स्ट अगर हम सवाल पे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इस पर आ जाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अमीटर धारा के किस प्रकार व्यक्त करता है। इसकी सुग्राहिता की अगर बात करें, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है, तो इसका आंसर बेटा होगा ये अमीटर धारा का मेजरमेंट करता है, IRMS को व्यक्त करता है। IRMS को क्या करता है, व्यक्त करता है।
IRMS को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, होल पर कितना आवेश होता है। बेटा होल क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसे होल कहते हैं। होल ये क्या करता है, होल भी और इलेक्ट्रॉन भी मिलकर विद्युत धारा का क्या करते हैं, संचरण करते हैं। बेटा विद्युत धारा का संचरण करते हैं। होल पर चार्ज जो होता है, होल ये होता है, कोटर कहते हैं इसे, कोटर या होल कहते हैं। कोटर पर आवेश, आवेश ये प्रोटॉन ही होता है, मान के चलिए आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। और क्या, पीएन जंक्शन डायोड का प्रतीक बताना है। पीएन जंक्शन डायोड का प्रतीक बताना है, सिंबल। तो पी टाइप एरो का चिन्ह होता है, एन टाइप बार का चिन्ह होता है। ये पी एन जंक्शन डायोड हो गया, पी हो गया, एन हो गया, तो इसका सिंबल पी एन जंक्शन डायोड हो गया, सिंबल हो गया। बेटा 2 नंबर में, 1 नंबर में आ जाएगा। होल का आवेश क्या है, पी एन जंक्शन डायोड का प्रतीक क्या होता है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बेटा सुटेबली रूप से जोड़ा जाता है तो बनने वाला जंक्शन पीएन जंक्शन बोला जाता है। और पीएन जंक्शन का उपयोग करके हम डायोड तैयार करते हैं। डायोड तैयार हो जाने के बाद तब क्या करते हैं, रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, बनाते हैं। रेक्टिफायर का कहाँ उपयोग होता है, वो चार्जन में करते हैं। क्यों करते हैं, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, रेडियो तरंगों, एक सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होता है। 2 तरंगे हैं बेटा, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है, ट्रिक याद रखिएगा। रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, आई लव, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गर्लफ्रेंड, यक्स गर्लफ्रेंड। रेडियो का मतलब होता है रेडियो तरंगे। मिर्ची में आता है, एम का मतलब माइक्रो तरंगे। आई का मतलब इंफ्रारेड। लब में लाइट आता है। यू का मतलब क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट। वायलेट, एक्स रे होता है। और जी का मतलब क्या होता है, गामा, गामा तरंगे। बेटा याद, गर्ल्स लड़की है, लड़की को बाहर जाने नहीं दिया जाता है, लड़कियों को बाहर दूर तक नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि इनका वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य लेमडा कम होता है। सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य होता है, लड़कियों का तरंगदैर्घ्य होता है। याद रखना, लेमडा किसका कम होता है, वो गर्ल्स का कम होता है। किसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है सबसे, वो क्या है, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे का तरंगदैर्घ्य ये लेमडा अधिक होता है और लड़की का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये कम होता है। तो रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और इसका मिर्ची में
ये माइक्रो तरंगे होती हैं, इसे सूक्ष्म तरंग कहा जाता है, सूक्ष्म तरंग जो कहा जाता है। अब बताइए तरंग दैर्घ्य इसका सबसे ज्यादा है रेडियो तरंग का, तो आवृत्ति किसका ज्यादा होगा? जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, तो सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति अधिक होती है। सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति अधिक होती है। उसके बाद उससे कम किसका होता है? रेडियो तरंग का। इससे रिलेटेड सवाल आता है क्योंकि एक यूनिट है विद्युत चुंबकीय तरंग का, इसका विद्युत चुंबकीय तरंग का यूनिट होने के नाते इसमें का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये ट्रिक याद रखना, रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियो का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य है, धीरे 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 गामा का सबसे कम है। ये तरंग दैर्घ्य का कौन सा क्रम है? बढ़ता घटता हुआ क्रम है। तरंग दैर्घ्य का घटता हुआ क्रम रेडियो मिर्ची है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका कम होता है? वो लड़कियों का कम होता है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है। तो यहां पर देखिए नाभिक का द्रव्यमान क्षति क्या होता है। द्रव्यमान क्षति जो होता है, ये नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों से कुछ कम होता है, यही कमी द्रव्यमान क्षति कहलाता है। ये कह सकते हो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्षति बराबर होगा इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या बोला जाता है? द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। द्रव्यमान क्षति क्या है? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। द्रव्यमान क्षति को m से डिनोट करते हैं। न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, और माइनस नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान m होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ZmP हो गया। और न्यूट्रॉनों की संख्या हम द्रव्यमान संख्या में से अगर प्रोटॉनों की संख्या घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि न्यूट्रॉन कितने हैं और उसका द्रव्यमान हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना, द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे इस फार्मूले से। बंधन ऊर्जा क्या होता है? बंधन ऊर्जा, जैसे न्यूक्लियन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियन जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियनों को बांधा जाता है। न्यूक्लियनों को बांधने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। या किसी भी नाभिक से न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम नाभिक की क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। किसी नाभिक से न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है
होती है उसे ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा का फार्मूला EB बराबर होता है डेल्टा mc²। डेल्टा m द्रव्यमान क्षति है और ये c क्या है, प्रकाश की चाल है। डेल्टा m द्रव्यमान क्षति और c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, इतना मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये द्रव्यमान क्षति। कभी कभी आपसे न्यूक्लियन प्रति न्यूक्लियन पूछ लेता है। प्रति न्यूक्लियन कैसे निकालेंगे, वही बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर देंगे, उसे ही कहा जाता है क्या, प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा। इससे रिलेटेड बच्चों सवाल जरूर आता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होगा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ये कितना होगा, बंधन ऊर्जा और बटे क्या, द्रव्यमान संख्या ए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखा है बच्चों। सवाल देखिए, ये लेंस मेकर का सूत्र है। लेंस आपको बनाना है तो लेंस मेकर का सूत्र आपको याद रहना चाहिए। यहां पर देखिए, अवतल लेंस की अगर हम बात करें, अवतल लेंस ऐसा होता है। अवतल लेंस इस तरीके का होता है। इस तरफ दूरियां निगेटिव होती हैं तो R1 की वैल्यू -R हो गया। इस तरफ दूरियां पॉजिटिव होती हैं तो ये +R हो गया। और इसकी क्षमता दे रखा है बच्चों, P बराबर दिया है -2.5 डायोप्टर। अब यहां से हमें फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। P के स्थान पे 100/f लिखा जा सकता है। ये दूरी जो आएगा सेंटीमीटर में रहेगा और ये -2.5। तो यहां से आप क्या करेंगे, f की वैल्यू जब निकालेंगे 100/2.5, नेगेटिव में पॉइंट हटाओगे 1000 होगा। 25 चौका 100 होता है बेटा, 40 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर इसकी क्या निकल गई, फोकस दूरी निकल गया। जब इसका फोकस दूरी निकल गया तो हम क्या करेंगे, अब और हमें क्या दिया है, अपवर्तनांक दिया है। सवाल में अपवर्तनांक दिया है, क्राउन कांच का है तो n की वैल्यू दिया है 1.65 और कुछ दिया है इसमें और आपको नहीं दिया है। R1 R2 की वैल्यू दिया है। आपको निकालना क्या है, R की वैल्यू निकालना है। तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखते रहिएगा। लेंस मेकर सूत्र क्या है, 1/f बराबर n-1 1/R1 - 1/R2। बस इसमें मान पुटअप करिएगा। 1/f की वैल्यू कितना है, -40 है। n की वैल्यू 1.65 1/R1 के स्थान -R और -1/+R रखेंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.65 और ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये 2 ऊपर हो जाएगा, माइनस में बटे क्या R। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब इसको हल करिएगा, R वहां कर लीजिए, माइनस खत्म हो गया तो R की वैल्यू हो जाएगा 40 का गुणा इधर होगा, 40 गुणे 0.65 और क्या गुणे 2। तो इसका जब कैलकुलेशन आप करेंगे, देखिए ये 0 इसके साथ लगा दें, 6.5 ये 13 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 13 चौका 52 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा, 52 सेंटीमीटर आ गया। इसकी त्रिज्या कितना आ गया बच्चों, 52 सेंटीमीटर आ गया। सेम ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में लगाने हैं, कहीं डाउट में मत रहिए, साफ साफ लिखिएगा।
और निश्चित रूप से आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। केवल देखते रहिए और आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मैं पूरे ये पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। यहाँ पर देखिए अग्र अभिनत आया है, पीएन जंक्शन डायोड आया है। पीएन जंक्शन डायोड क्या क्या किसे कहते हैं? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो यह जंक्शन क्या बोला जाता है? पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है। अग्र अभिनत का अंग्रेजी में नाम होता है फॉरवर्ड बायसिंग। इसका बेटा ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ इस तरीके से आता है, पहले आपको करंट नहीं मिलता है। जब पहले करंट आपको नहीं मिलता है, जीरो अगर है वोल्टेज, करंट भी जीरो होगा। फिर आपको वोल्टेज 1 किए तब भी करंट जीरो, वोल्टेज 2 किए तब भी करंट जीरो। इसी तरीके से आगे आप बढ़ाते रहेंगे ग्राफिकली। जब 0.3 आएगा, वोल्ट करेंगे तो आपको करंट मिलना चालू हो जाएगा। उसी को नी वोल्टेज कहते हैं। कौन सा वोल्टेज? नी वोल्टेज। कितना जर्मेनियम का होता है? 0.3 वोल्ट। और सिलिकॉन का 0 कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका नी वोल्टेज कितना होता है। ये ग्राफ जो है ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, जिस वोल्टेज पे आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है उसे हम नी वोल्टेज कहते हैं, और जहां तक नहीं मिलता है वहां तक ये ओम के नियम का पालन करता है। उसके बाद इसका ग्राफ क्या होता है? बदल जाता है बेटा। आगे नेक्स्ट सवाल में हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसका परास और सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर बेटा परास बढ़ा दो, पहले तो ये जानो अमीटर क्या करता है? ये धारा का मेजरमेंट करता है। और ये किससे अमीटर को बनाया जाता है? धारा मापी से बनाया जाता है। धारा मापी भी करंट का डिटेक्ट करता है, कम वैल्यू का मेजरमेंट करता है, लेकिन अमीटर ज्यादा वैल्यू का मेजरमेंट करता है। अमीटर कैसे बनाया जाता है बेटा? पहले ये जानेंगे। ये करंट आता है इस तरीके से, और यहां पर क्या गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर के साथ में उच्च प्रतिरोध का शंटिंग लगा दिया जाता है। ओ यस है। करंट यहां से अगर मिला आपको आई, इसमें करंट जो फ्लो होता है वो आईजी फ्लो होता है, और इसमें ये बाईपास बेटा बनाया गया है। जैसे अगर भीड़ भाड़, ये ज्यादा मेजरमेंट नहीं कर सकता है। कोई धारामापी जितना मेजरमेंट कर सकता है वो आईजी की वैल्यू होता है। जो अब करंट बचेगा वो इसमें से होकर जाएगा। इसमें कितना करंट फ्लो होगा बेटा? आई माइनस आई जी फ्लो होगा। फार्मूला याद रखना, परास एन बराबर होता है आई बटे आई जी। आई बटे आई जी। अगर ये अधिक कर दिया गया, ये शंट अधिक कर दिया गया, अगर शंट अधिक कर दिया गया तो इसमें से करंट कम फ्लो होगा। अगर कम करंट, ये आई माइनस आई जी की वैल्यू क्या होगा? कम होगा। जब ये वैल्यू कम होगा, इसमें करंट नहीं ज्यादा फ्लो होगा, तो आई जी की वैल्यू क्या होगा? अधिक हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। जब आई जी की वैल्यू अधिक हो जाएगा तो आई में आई जी का जब भाग करेंगे तो ये क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मतलब परास क्या होगा? परास में कमी आएगी। परास में क्या आएगी? कमी आएगी। धारा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता बराबर होता है 5 बटे आई। ठीक, 5 बटे आई। तो यहां पे धारा सुग्राहिता, ये धारा का मान कम हो जाएगा, लेकिन धारा सुग्राहिता क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है।
परास कैसे बढ़ गया, धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ गया, ये बात, परास में कमी आएगी, धारा सुग्राहिता क्या होगा, बढ़ेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाता है। वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाता है, आपसे यह प्रश्न पूछता है। तो यहां प्रिज्म के लिए एक फार्मूला होता, पतले प्रिज्म के लिए विचलन पतले प्रिज्म के लिए विचलन डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू ए होता है। ठीक, तो वायु के लिए अगर हम बात करें, डेल्टा ए लिख दें बराबर वायु से प्रकाश की किरणें ANG लिखेंगे -1 इंटू ए लिख दिए। अगर ये द्रव में डुबोया जाएगा, द्रव में डुबोने पर विचलन क्या होगा, डेल्टा। विचलन जल में डुबोया जा रहा तो डेल्टा W बराबर, जल से प्रकाश की किरणें कहां जाएंगी, कांच में जाएंगी, WNG लिखेंगे -1 लिखेंगे इंटू ए। कहीं साइड में आप WNG की वैल्यू निकालेंगे तो NG ऊपर लिखा जाएगा बटे NW नीचे, और वायु के सापेक्ष है तो A लिखा जाएगा। WNG की वैल्यू निकालेंगे, WNG क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहां पर कांच का अपवर्तनांक 3/2 रखा गया है और जल का अपवर्तनांक 4/3 रखा है। 3 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा इसमें, WNG की वैल्यू आ जाएगा कितना, 9/8। कितना आएगा, 9/8। यही वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लीजिए, डेल्टा W बराबर 9/8 -1 इंटू ए। तो डेल्टा W बराबर आ जाएगा 9 - 8/8 गुणे ए। तो 9 में से 8 आप घटा देंगे तो 1/8 इंटू ए आएगा, तो A/8। आपको क्या निकालना है कि वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा, किसका, प्रिज्म का, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन। तो आप क्या करिएगा, भाग कर लीजिएगा, किसमें, डेल्टा W बटे डेल्टा A बराबर A/8 बटे इसका कितना निकला था, इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे तो ये आएगा 3/2, 3/2 बाहर निकाल लेते हैं। ANG की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, कितना, 3/2। यहाँ पे वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो 2 घटा देंगे, A/2 आ जाएगा, कितना, A/2। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 2/8 आएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 4, 1/4। यहाँ से डेल्टा W की वैल्यू आ जाएगा डेल्टा A/4। क्लियर, ये सवाल पूरा हुआ। ध्यान देना, अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म कोण जब कितना होता है, जब प्रिज्म कोण जो है ये 10 अंश से कम होता है तो क्या करना है, 10 अंश से कम होने के बाद तब ये प्रिज्म पतला माना जाता है। 10 अंश से अगर अधिक होगा तो प्रिज्म क्या रहेगा बेटा, मोटा रहेगा। ठीक, तो उसके लिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। नेक्स्ट सवाल में हम चलेंगे। विस्थापन धारा है ये बेटा, विस्थापन धारा है, धार लिखा गया है, विस्थापन
धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए। इसके चालन धारा के बीच कलांतर भी आपको ज्ञात करना है। बेटा दो चीजें होती हैं, एक विस्थापन धारा होता है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? मुक्त आकाश में वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा, विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा में क्या करना है? आईडी से प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी, ये फार्मूला होता है। एक चालन धारा की अगर बात करें, चालन धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न धारा, चालन धारा कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न धारा को क्या कहा जाता है? चालन धारा कहा जाता है। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाना है। बेटा नाभिकीय विखंडन का मतलब जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो यह घटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय संलयन की अगर बात करें तो जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया बोला जाता है नाभिकीय संलयन। इसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं प्लस ऊर्जा देते हैं। जैसे ये सूर्य के अंदर होता है, 4 हाइड्रोजन मिलकर नाभिकीय संलयन की क्रिया करके हमें क्या मिलता है? हमें ऊर्जा, अपार वहां से ऊर्जा मिलता है, वही ऊर्जा पृथ्वी तक आता है। ठीक, रिएक्शन बच्चों थोड़ा सा देख लीजिएगा। समय यहाँ पे आप, ये थ्योरेटिकल है, आपके नोट्स में मिल जाएगा, आप वहां से ले लीजिएगा, नहीं तो मैं पीडीएफ यहां से भेज दूंगा तो आप उपलब्ध हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि नाभिकीय विखंडन के बाद एक सवाल दिया हुआ है, प्लास्टिक की एक गोली है पी जिसका द्रव्यमान केजी में दिया है और द्रव्यमान इसका केजी में दिया है। तो ये फार्मूला पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा एडिट हो, दिक्कत है, टाइप अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे। आगे ये क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम है, तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये जैसे देखिए एक प्लेट है, ये 2 प्लेट है, नीचे पॉजिटिव वाला प्लेट है और ऊपर नेगेटिव का प्लेट है। इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हुआ है और ये दूरी कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और यहां पर ये पी पॉइंट है। ऊपर देखेंगे वैद्युत बल लगेगा QE, नीचे mg लगता है। ठीक, और ये वोल्टेज दिया है 1000 वोल्ट दिया है। आपको समझना है मास इसका कितना? 3.2। द्रव्यमान दिया है 3.2 गुणे 10 की घात दिया है -15, ये केजी दिया है।
और आपको क्या दिया है, और वैल्यू हमने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर आपको करना है, पहले यहाँ पे आवेश की गणना करना, इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक है स्थिर अवस्था में। तो यहाँ से पहले आप क्या करेंगे, पहले तो D की वैल्यू निकाल लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V बराबर E बराबर होता है V बाई डी। तो V की वैल्यू कितना दिया है, 1000 दिया है। क्या E की वैल्यू निकाला जा सकता है? E की वैल्यू कैसे निकालोगे? E की वैल्यू नहीं दिया है, पहले आप E की वैल्यू शायद दिया है। ये देखो बेटा, ये सवाल थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट किसी वीडियो में डाल देंगे। अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत होती हैं। संचरण दिशा भी क्या होता है, लंबवत होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र का आयाम का ग्राफ बनता है। ये है तरंग संचरण की दिशा। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E है, ये चुंबकीय क्षेत्र भी है। इस तरीके से ग्राफ बनता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से परपेंडिकुलर यहाँ पे है, ये E का डायरेक्शन है, ये वाले B का डायरेक्शन है। और फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी और ये चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इस तरीके से ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक। आयाम क्या बात करें तो आयाम EB बटे B होता है, E नॉट बटे B नॉट होता है। ये प्रकाश की चाल c के बराबर होते हैं, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत शॉर्ट बड़ा हो जा रहा, व्यतिकरण की अगर बात करें, व्यतिकरण क्या होता है? चलिए अब हम अगले वीडियो में, इसके बाद का अगले वीडियो में हम डालेंगे। ओके, धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।